ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और आज हमारे साथ एक बड़े स्पेशल साहब आए हैं। सलीम ललानी उनका नाम है और ये हमें बताएंगे कि आगा खानी जो एक सेक्ट है, बल्कि कई लोग तो उसको सेक्ट भी नहीं मानते। कई लोगों ने तो उसके ऊपर तकफीर भी की हुई है। तो इसके पीछे क्या वजह है कि जब हम सुनते हैं, एक तो अहमदी लोग हैं उनके खिलाफ उनको इस्लाम से खारिज कर दिया जाता है, और शिया के अंदर ये एक सेक्ट है जिसको कहा जाता है ये तो मुसलमान भी नहीं है, ये शिया भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है। तो ये बहुत हम बचपन से कहानियां सुनते चले आ रहे हैं कि बहुत बड़ा रैकेट है। इनका जो प्रिंस आगा खान है वो सारी दुनिया से पता नहीं 10% जो इनके इस्माइली हैं उनसे लेते हैं वगैरह। तो इस तरह की बहुत सारी बातें, पता कितनी सच्चाई है इसके अंदर कभी मैंने डिग डीप नहीं किया। तो हमारे एक मुश्तरका दोस्त हैं अवैस अवैस भाई, उन्होंने मुझे बताया कि सलीम साहब इसके ऊपर कुछ रोशनी डालना चाहते हैं। तो सलीम साहब, द फ्लोर इज योर्स। तो बताएं, आपकी आप पहले जरा अपनी कहानी बताएं कि आपको क्या इसमें आगा खान में क्या इंटरेस्ट है, और आपकी अपनी थोड़ी सी, अगर आप 5 मिनट में ब्रीफली अपनी स्टोरी बता दें। मेरी स्टोरी ये है कि मैं आगा खानी सिस्टम में पैदा हुआ और 55 साल तक मैं वो सिस्टम में रहा। 2014 में मैंने वो मुझे पता चल गया, बत्ती खुल गई और मैं वहाँ से निकल गया। और निकलने के बाद जो है कि मैंने एक कैंपेन शुरू किया। और एक्चुअली निकलने के बाद मैंने रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद मैंने उनको ये कहा कि भाई, जो ये आप गरीबों को लूट रहे हो, वो आप बंद कर दो। तो उन्होंने कहा कि भाई तू तेरा काम कर, हम हमारा काम करते हैं। तो फिर मैंने यूट्यूब का एक चैनल शुरू किया आपकी तरह, और उसमें मैंने सारी कहानी बता दी कि जमात खानों के अंदर क्या होता है, किस तरह लोगों को लूटा जाता है, ममालिक को लूटा जाता है। और उसके ऊपर जो है इस्लाम के अल्लाह जो हैं, उनकी बेहुरमती कैसे होती है, वो दो तीन बातें मैंने 200 वीडियोस में बताई लोगों को। तो उसमें हुआ क्या कि पहले उनको लगा कि भाई कुछ नहीं होगा मैं अगर बोलूँगा तो, लेकिन हुआ। क्योंकि लोगों ने जमात खानों में पैसे देना कम कर दिया और उससे उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। तो उन्होंने फिर मुझे, आगा खान साहब ने धमकियां देना शुरू कर दी। और जो है कि फिर उन्होंने मुझे धमकी दी तो मैंने उनको काउंटर चैलेंज किया कि भाई, आप मुझे धमकी दे रहे हो तो आप जो है कोर्ट की, मुझे लिटिगेशन की धमकी दे रहे हो, तो आप जाओ कोर्ट में, मैं वहाँ मिलूंगा आपको। तो जब मैंने काउंटर चैलेंज किया तो वो गायब हो गए। तो मेरा कैंपेन अभी भी चल रहा है, लोग मुझे सुन रहे हैं और उनकी इनके दिमाग की बत्ती खुल रही है कि ये जो है बहुत ही बड़ा फ्रॉड है। और जैसे मैंने पहले कहा, सिर्फ फ्रॉड उनके मुरीद के साथ नहीं है, बल्कि फ्रॉड हम सबके साथ है। क्योंकि हम इनकम पे टैक्स देते हैं, वो नहीं देते, बल्कि वो गवर्नमेंट से पैसे लेते हैं हमारे। तो ये सारी कहानियां, और ये ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है बाय द वे। तो ये कहानी इन ब्रीफ है तो ये पैसे जाते कहाँ हैं? आगा खान साहब को। नहीं, लेकिन उनकी प्रेमिस क्या है कि ये हम आपसे पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, तो हम ये पैसे कहाँ पे लगाएंगे? वो ये तो नहीं कहते होंगे कि मैं अपनी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारूंगा। वो कुछ तो कहते होंगे कि हम मस्जिदें बना रहे हैं या बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या उनका कोई तो क्लेम होता होगा। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि एक तो फसाद होता है कि जैसे बाहर वो कहेंगे कि भाई, आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क है, वो दुनिया भर के गरीबों के लिए काम करता है, दुनिया को अच्छी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। तो वो आपको ये झांसा देंगे कि भाई ये पैसे वहां जाते हैं, लेकिन हकीकत की बात ये है, जो उनके अकीदे में है, कि ये पैसे किसी गरीब के नहीं हैं, ये पैसे सिर्फ और सिर्फ इमाम के हैं। ज़कात जो होती है मुसलमानों में, आपको मालूम है कि वो 8 कैटेगरी है, कि गरीब को जाएगा, बेवा को जाएगा, वगैरह वगैरह। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर इनका जो डिवोशनल लिटरेचर है, उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है
कि ये सारे पैसे की ओनरशिप सिर्फ और सिर्फ इमाम की है, किसी गरीब की नहीं है। लेकिन ये बातें आपको कैसे पता चलेगी? जब आप वो दरवाजे के पीछे जाओगे और फिर वो 500-600 साल पुराना जो लिटरेचर है डिवोशनल, उसकी अगर आप में सलाहियत है समझने की, तब जाके आपको पता चलेगा। इवन जो इस्माइली मुरीद हैं, उनको भी नहीं मालूम है ये सारी बातें। बहुत कम लोगों को मालूम है। तो लेकिन एक कॉमन मिथ ये भी है कि हम बड़ा सुनते हैं कि आगा खानी जो हैं वो बड़े पढ़े लिखे भी हैं, बड़े सक्सेसफुल भी हैं। उसमें वो लोग भी अपनी ये जो एक 2% या 5% या जो भी है वो भी देते हैं। तो ये क्या वजह है कि डज दैट शो कि ये सारे, चाहे आप जितने मर्जी पढ़े लिखे हो जाएं, जब आप एक डॉगमा में घुस जाते हैं तो आप, इट डजंट मैटर, वो सारी चीजें दिमाग से बाहर बस निकल जाती हैं। वही है। देखो, सबसे पहले तो आपने 2% की बात की। 2% नहीं है, मैंडेटरी 12.5% है। और उस 12.5% तो शुरुआत है। इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। फिर आप जब जमात खाने में जाते हो, तो आप काफ़ी सारे रिचुअल्स में और काफ़ी सारी सेरेमनीज में आप पार्टिसिपेट करते हो। और उसके अंदर कदम 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 पे आपको पैसे देने हैं। जैसे आप मैं आपको मिसाल दूं कि आप वहाँ पर 13 मजालिस है। आपको मालूम है मजालिस मीटिंग, रिलीजियस मीटिंग को कहते हैं। अब 13 मजालिस में से 5-6 ऐसी मजालिस है कि जो हर इस्माइली उसमें शामिल नहीं हो सकता है। वो मेंबरशिप बेसिस पे होती है। तो उनमें आपको मेंबरशिप फी देनी है, तब जाके आपकी एंट्री बनेगी। और एक की फी दूसरे से ज्यादा है। यानी हर बंदे की उसकी इस्तात के मुताबिक। हाँ, उसकी उसकी अगर अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आप ये मजलिस में ज्वाइन हो जाओ। आपके पास ज्यादा पैसे हो गए तो अच्छा, आप ये वाले में डिफरेंट टीयर्स हैं। हाँ, टीयर्स है। और उसमें क्या है कि आपको अलग अलग जन्नत भी मिलेगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि आप ज्यादा छोटी पैसे वाली देंगे में तो जाओ। ऊपर वाली जन्नत में हिस्सा मिलेगा, हाँ, ऊपर वाली जो बेस्ट वाली जन्नत है, जहाँ पे नबी जिसमें वगैरह होते हैं, है। जिसमें नबी वगैरह भी होते हैं, उधर उस नहीं नहीं, लेवल पे उसमें आप। खुदा भी होता है, उसमें हाँ, खुदा भी होता है। नबी तो नीचे वाली में होता है। सबसे ऊपर उसके खुदा नीचे होता है। उसके नीचे हूरें होती हैं। ये अच्छा, सारी बातें, हाँ। तो तो ये अलग अलग। अगर बंदा ये कहे नहीं मैंने अल्लाह वाली में नहीं जाना, मैंने हुर वाली में जाना। अगर अल्लाह वाली में क्या? अगर अगर वो बंदा कहे मैंने अल्लाह वाली में नहीं जाना, मैंने हुरों वाली लेवल पे जाना है, तो मैं कम पैसे दूंगा। हाँ, वो उसकी चॉइस है ना। इसीलिए तो हमारा जो तरीका है वो इतना फ्लेक्सिबल है और इतना अकोमोडेटिंग है हम्म। कि हर बंदे की नीड्स के मैटर। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बनाया हुआ है। और उसी तरह फिर बंदा लालच में भी आ जाता होगा, फिर बंदा कहता होगा यार थोड़ा चलो 10,000 है या 20,000 है जो भी है, उसमें जन्नत पक्की हो जाएगी, कोई बात नहीं। हरीश भाई, जन्नत तो चलो है। उनको ये ब्रेन वॉश तो किया गया बचपन से कि भाई अगर आपने इमाम को पैसे दिए तो जन्नत, और नहीं दिए तो दोजक। सीधी सीधी बात है। वाह। जन्नत और दोजक का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ इतना डिफिकल्ट नहीं है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नहीं तो ठीक है ना? कुरान को भी तो मानते हैं ना, तो कुरान की जो नहीं, टीचिंग्स कुरान को होंगी। नहीं मानते ना। अच्छा, तो अब कुरान की चले चले, ये तो अभी हो गया ना। जरा जरा इस्माइली फेथ जो है, सॉरी ये आगा खानी फेथ जो है, अच्छा पहले ये भी बता दें इसमें कोई डिफरेंस है इस्माइली और आगा खान में? इस्माइली और आगा खान में है। ओके, तो चलें इस्माइलियों को छोड़ दे अभी। आगा खान, अ, इसकी जरा डॉक्ट्रिन का बता दें या इनकी फंडामेंटल चेंजेस डिफरेंसेस, उसको जरा थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं कि ये असल में है क्या, ये फिरका है क्या, चेंजेस चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू इस्लाम। या मेन स्ट्रीम इस्लाम, सुन्नी इस्लाम, या इवन मेन स्ट्रीम शिया इस्लाम। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ कि कितना फ़र्क है। सबसे पहली बात आपको और आपके सुनने वालों को ये समझनी पड़ेगी कि आगा खानी ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, इस्लाम से हमारा ताल्लुक़ है, और हम शिया मुसलमान हैं, मौला अली के मानने वाले हैं। हम्म। पहली बात ये। लेकिन गड़बड़ी शुरू होती है जब वो ये कहते हैं कि हमारा इमाम अल्लाह है। गड़बड़ी
उससे आगे बढ़ के और हो जाती है कि जब ये कहते हैं कि हमारा इमाम भगवान विष्णु है। ये भी कहते हैं? ये भी कहते हैं। ओह! हमारा भगवान जो है, हमारा इमाम जो है, हम शुरू करते हैं अल्लाह से। अल्लाह अल्लाह जो है वो इमाम है, और इमाम जो है वो भगवान विष्णु है। तो यानी ये 2 इमाम अकीदा हैं। है। यानी 2 इमाम हैं। दो अल्लाह है। ओहो! ये तो शिर्क हो गया शुरू में ही। शिर्क शिर्क का डेफिनेशन से ऊपर। शिर्क में क्या होता है कि आप अल्लाह को किसी के साथ शरीक नहीं कर सकते हो, उसको शिर्क कहते हैं। हुँ। जैसे आगा खान साहब, लेकिन यहाँ तो अल्लाह को सीधा हिंदू में डाल दिया। तो इसकी वजह क्या थी? हिंदुओं को अपीस करने के लिए ताकि उनको भी इंक्लूड किया जाए बीच में। वाज़ दिस द रीज़न? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हुआ ये कि उनका उनकी खिलाफत थी कैरो में 1000 साल पहले, और वहाँ से उनकी खिलाफत ख़त्म हो गई, और उनको जो है कि भागना पड़ा, उनको काफ़ी परसिक्यूट किया गया उसके बाद में। अब उनको खाने-पीने के प्रॉब्लम हो गए, रहने सर पे छत नहीं, तो इनके पीर वगैरह जो है वो इंडिया आए, और इंडिया में आके उन्होंने इंडियन पब्लिक को उनकी पैट्रनेज लेने के लिए उन्होंने क्या किया कि उनके इमाम को उनका भगवान बना दिया है हिंदुओं का। कि देखो, आप जिस भगवान का इंतजार कर रहे हैं, आपको पता नहीं मुझे कि आपको मालूम है कि नहीं विष्णु भगवान के बारे में। विष्णु भगवान जो है वो 10 दफा ये जमीन पे आ चुके हैं इंसान की शक्ल में। जब से वक्त शुरू हुआ तब से वो आते रहते हैं वक्तन फवक्तन। क्यों आते हैं विष्णु भगवान जमीन पे? क्योंकि जब भी कॉस्मिक ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो ही डिसेंड्स फ्रॉम द स्काई एंड ही सेट्स इट राइट। वो विष्णु भगवान का फंक्शन है, और वो 10 अलग अलग इनकारनेशन में आए हुए हैं। सॉरी, 10 इनकारनेशन का कॉन्सेप्ट है हिंदुओं का, उसको 10 अवतार कहते हैं। अवतार, यस। लेकिन अभी तक वो 9 अवतार में आए हैं, और 10वें अवतार का इंतजार है। तो ये इस्माइली पीरों ने क्या किया कि अपने इमाम को 10वां अवतार बना दिया। उन्होंने हिंदुओं को ये कहा कि भैया, आप इंतजार किस बात का कर रहे हो? आपका 10वां अवतार तो हमारे पास है, हमारी जेब में है। तो वहां से वो इमाम जो है वो बन गया विष्णु, और वो विष्णु अभी तक है। राइट। अच्छा, चलें फिर इन्होंने इनको पीस किया, 1000 साल से ये कहानी चलती चली आ रही है। तो ये तो ये आगा खान की जो ये डायनेस्टी है, इसका कब से आगाज़ हुआ? हाँ, तो इसका आगाज तब हुआ जब ये इमाम ईरान में रहते थे। हुँ, हुँ। और ईरान में जो है 200 साल पहले इमाम का कुछ कन्फ्रंटेशन हो गया वहाँ के शाह के साथ, ईरान के शाह के साथ। और वो कन्फ्रंटेशन में आगा खान जो थे उनको भागना पड़ा। ये इंडिया आ गए। अब ये बंदा जो आगा खान था, उसका कोई टाइटल नहीं था, उसका एक एलियस था, एक निक नेम था। उसका असल में नाम था हसन हसन अली शाह। ओके। अब हसन हसन अली शाह ने ईरान के अंदर अपना एलियस रख दिया आगा खान। अब ये आगा खान की लड़ाई हो गई शाह के साथ, और शाह ने जो है खदेड़ दिया उसको, और वो गया अफगानिस्तान, ये आगा खान। और अफगानिस्तान में इसने ब्रिटिश के साथ, जो 1840 की ब्रिटिश वॉर हुई, अफगान वॉर, उसमें आगा खान ने मुसलमानों को काटा ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश। अंग्रेज़। हुँ। हाँ, तो वो जो मुसलमानों को आगा खान ने काटा ब्रिटिश के साथ, तब से लेकर आगा खान की दोस्ती ब्रिटिश से हो गई, वो आज तक चली आ रही है। ठीक है, तो ये उसका बैकग्राउंड है। अब आगा खान जो है, अफगानिस्तान के बाद ब्रिटिश ने उसको सिंध भेजा। सिंध उस जमाने में इंडिया हुआ करता था। तो इस तरह से आगा खान इंडिया आया, और फिर वो बॉम्बे में आया, और बॉम्बे में जाके उसने काफ़ी सारे हंगामे किए जो अलग ही कहानी है, और फिर वहाँ पर उसकी वफात हो गई। तो इस तरह से आगा खान की जो डायनेस्टी है, वो ये ईरानी हसन अली शाह है, उससे शुरू होती है। और यहाँ अब आगा खान अभी गुजरे,
उसके बाद में उसका लड़का आया है, आगा खान द फिफ्थ। ओके, सो इट्स द फिफ्थ, ओके, सो ही इज फिफ्थ इन, ओके। पांच पीढ़ियों से चलती चली आ रही है। हाँ, तो और उनका लाइफस्टाइल जो है, आई थिंक दे लिव इन कनाडा और द यूके। ऑस्ट्रेलिया, सिडनी। रियली, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अच्छा। मैं यहाँ 40 साल से हूँ। अच्छा, तो आपने फिर कोई केस कूस करने, खैर इस पे क्या केस किया जाए, रिलीजियस फ्रीडम के अंदर आता ही है। अम, नहीं, रिलीजियस फ्रीडम में नहीं आता है, और केस भी किया है जो चल रहा है, और इसीलिए मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत थी, आप जैसे चैनल की, कि ऑस्ट्रेलिया में लोकल लेवल पे हमको थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करना है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को भी ये लोग धोखा देते हैं। किस तरह धोखा देते हैं वो कहानी अलग है, अच्छा। लेकिन गवर्नमेंट के साथ मेरा काम अभी चल रहा है। ठीक है, उनको मैं अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उनको तकलीफ ये हो रही है कि वो मेरी बात माने, कि वो जो इतना बड़ा शख्स है आगा खान, वो उसकी बात माने। तो मेरा उनसे कहना यह है कि आप किसी की भी बात मत मानो, आप जो है कि खुद ही इन्वेस्टिगेट कर लो, और मेरा हाथ पकड़कर जमात खाने में चलो, सब कुछ आपका आपको नजर आ जाएगा। लेकिन आपको तो मालूम है हारिस भाई, ब्यूरोक्रेसी भी कोई चीज होती है। बड़ा मुश्किल काम तो है, लेकिन आपका क्लेम क्या है कि अगर लोग अपनी मर्जी से इनको आगा खान को पैसे देते हैं, तो उसमें कोई क्या कर सकता है? ये तो मुझे बिल्कुल वैसा कल्ट लग रहा है जैसे जैसे साइंटोलॉजी है, वो भी इसी तरह बड़े सीक्रेटिव होते हैं और एक्सप्लॉइट करते हैं अपने जी, मेंबर्स को, और उनकी जो उनका जो चीफ है वो एंजॉय करते हैं। बल्कि अमेरिका में तो बहुत सारे इस तरह के मेगा चर्चेस हैं। बिल्कुल हाँ यही हाँ, बिजनेस मॉडल है कि आप बिल्कुल। एक मेगा चर्च बनाते हैं, आपके कुछ फॉलोअर्स होते हैं, वो अगर लाख तक पहुंच जाए, लाख डेढ़ लाख में, तो दैट्स अ लॉट ऑफ परचेजिंग पावर। और आप उनसे एक तरीके की मेंबरशिप फीस लेते हैं और बदले में जन्नत ऑफर कर देते हैं। तो इसमें आपका क्लेम क्या है? हाउ कैन द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट डू एनीथिंग अबाउट इट? इसका जवाब ये है कि गलत जो है वो मल्टी लेवल पे है, और मैं क्या कर रहा हूं वो मैं आपको समझाता हूं। वो समझने के लिए आपको एक छोटी सी सिचुएशन देता हूं, एक सिनारियो देता हूं। रास्ते पे एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई है, अभी अभी वो बैंक में से निकली है, और बैंक में से उसकी पूरी लाइफ सेविंग लेकर वो उसके पर्स में है, और वो उसकी लाइफ सेविंग लेकर बस स्टॉप पे खड़ी है। एक आदमी पीछे से आया और वो पर्स को खींच के भाग गया। इत्तेफाक की बात यह है कि वो नजारा मैंने देखा, और मेरे पास दो चॉइस थी। एक चॉइस ये कि भाई दूसरे का मामला है, मैं क्यों खाम खा इसमें पढ़ूं, चोर के पीछे भागूंगा तो चाकू निकाल के मुझे ही मार देगा वो। एक तो ये चॉइस थी कि मैं चुप करके बैठूं, दूसरी चॉइस ये थी कि मैं चोर के पीछे भागूं। किसी स्टूपिड वजह से, या स्टूपिड तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने दूसरी जो सेकंड चॉइस थी वो की, मैं वो चोर के पीछे भागा। ये मेरा मोटिवेशन है कि वो बूढ़ी औरत के पैसे तूने क्यों लिए, ये मेरा फंडा है। नहीं, लेकिन बूढ़ी औरत से तो उसने जबरदस्ती छीने ना, जो यहाँ पे जो मेंबर्स हैं उनके, वो तो अपनी मर्जी से दे रहे हैं पैसे। हाँ, ये अब आपने तीर निशाने पे मारा, कि ये तो मर्जी से दे रहे हैं, वो तो खींच छीन के ले गया। इसमें क्या होता है हरीश भाई, कि जो कोर्शन होता है ना, वो एक फिजिकल भी होता है और एक साइकोलॉजिकल होता है। तो बूढ़ी औरत की कहानी में फिजिकल कन्फ्रंटेशन था, ठीक है, उसमें बूढ़ी औरत का कोई लेना देना नहीं था। जमात खानों में क्या होता है कि इंडोक्ट्रिनेशन होती है। जैसे बच्चा पैदा होता है, उसको सबसे पहले जमात खाने लिया जाता है, और ये सारी डॉक्ट्रिन्स जो है उसके दिमाग के अंदर अगले 20 साल तक भरी जाती है, कि इमाम जो है वो अल्लाह है, आपके पैसे इमाम के पैसे हैं,
अगर आपने ये पैसे इमाम को नहीं दिए तो आपको जहन्नम में जो है पकोड़े की तरह फ्राई किया जाएगा और उस पे चटनी लगा के वो लोग खाएंगे। और आपको डंडों से इतनी मार मारेंगे कि आपका भेजा कानों में से निकलेगा। तो ये ग्राफिक चीजें बच्चे को, छोटे बच्चे को सिखाई जाती है। हाँ, लेकिन तो इसमें जब बच्चा बड़ा होता है, मेरी बात खत्म हो लेनी चाहिए। बच्चा जब बड़ा होता है तो उसमें इतना स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम होता है कि वो अपनी मर्जी से तो दे रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहा है कि वो एक अय्याश आदमी को दे रहा है। अब वो भी प्रॉब्लम नहीं है कि वो हुँ, अपनी मर्जी से अय्याश आदमी को दे रहा है, वो इंडोक्ट्रिनेटेड है, अपनी मर्जी से दे रहा है। प्रॉब्लम ये है, और ये समझाने के लिए मुझे आपको एक रियल कहानी सुनानी पड़ेगी। जो बूढ़ी जो कहा बूढ़ी वाली जो कहानी थी ना, वो रियल नहीं थी, वो एक फिक्टिशियस कहानी थी। अब मैं आपको रियल कहानी सुनाता हूँ, इससे आपको जवाब मिल जाएगा। जब 2014 में मुझे पता चला कि ये फ्रॉड्यूलेंट सिस्टम है, तो मैं निकल गया। मैंने कोई आवाज़ नहीं की और मेरा कोई इरादा नहीं था चोर के पीछे भागने का। लेकिन उसी साल 2014 में जून में मैं निकला और अक्टूबर में एक मेरा इस्माइली दोस्त मेरे पास आया। मुझे कहता है घर में पूरा नहीं होता है। तो मैं पेशे से फाइनेंशियल प्लानर हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आ जा तू, मैं तेरे को हेल्प करता हूँ। तो वो ऑफिस में आया और हमने एक बजट बनाया। बजट के अंदर हरीश भाई क्या निकला बोलो? एक आदमी कमाने वाला, चार मुंह खाने वाले, कमाई छोटी सी। और वो बजट में क्या निकला? वो छोटी सी कमाई में हिस्सा दे रहा ट्वेंटी है उसको। परसेंट हुँ, 20% आगा खान को जा रहा है। और उसकी वजह से घर में एक एक जहन्नम बन गया घर। जहन्नम से भी बदतर, रोजाना लड़ाई हो रही है, खाने के पैसे नहीं है, ग्रोसरी लेने के पैसे नहीं है, बच्चों को स्कूल की फीस के देने के लिए पैसे नहीं है। तो इंडोक्ट्रिनेशन, अगर आपके पास पैसे हैं और आपको अपनी मर्जी से देने हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन इंडोक्ट्रिनेशन का ये पहलू भी है कि जहां पर एक गरीब को इतना डराया जाता है कि वो खाएगा नहीं। अच्छा, तो ये आया, अब कहानी सुनना। ये आया मेरे पास, 20% इमाम को दे रहा है। तो अब प्रॉब्लम तो यहीं पर है, लेकिन उसको नजर नहीं आ रहा है। अब मेरा काम हो गया कि मैं उसको प्रॉब्लम समझाऊं। अब मैं कैसे समझाऊं? अगर मैं उसको बोलूं कि भाई तू पागल हो गया है, तेरे हुँ, घर में खाने के प्रॉब्लम है और तू 20% ये अयाश को दे रहा है, तेरा दिमाग तो ठीक है। अगर मैंने ये बोला तो क्या होगा? वो जो है कि मेरे से दोस्ती टूट जाएगी। और अगर मैं नहीं बोलूं तो फिर मैंने अपना काम ही नहीं किया। वो मेरे हुँ। ज़मीर पे रहेगा कि सलीम, तूने सच बात को नहीं बोला। तो मैंने सच को चूज़ किया और मैंने उसको बोला कि भैया देख, क्या ज़रूरत है, बल्कि उसको तुझे पैसे देने चाहिए। तू उसको क्यों पैसे दे रहा है? तूने पूरी ज़िंदगी उसको दिया, अब तेरा मुश्किल वक्त आया है, तो तेरे उसको तुझे देने चाहिए ना। हरीश भाई, उसने क्या किया मालूम है? कुर्सी पे से खड़ा हुआ, दरवाजे की तरफ गया, दरवाज़ा खोला और मेरी तरफ मुड़ा और मेरी आंखों में आंखें डाली और बोला, सलीम, मैं मर जाऊंगा, बच्चों को मार दूंगा, लेकिन इमाम को पैसे दूंगा। दरवाजा पटक दिया और चला गया। वो आखिरी दफा था मैंने उसको देखा। ये 11 साल पहले की बात। उस दिन मैंने कसम खा ली कि मेरी पूरी जिंदगी मैं लोगों की आंखें खोलूंगा। ये वजह है। ये बात ठीक है आपकी, ऑब्वियसली ये रैकेट है, लेकिन मुझे इसमें ये चीज़ फ़र्क समझ नहीं आ रहा कि ये जो इंडोक्ट्रिनेशन की जो आप बात कर रहे हैं या एक्सप्लॉइटेशन की जो बात कर रहे हैं, ये तो सारे मज़हब करते हैं। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब आप इसके बारे में कहेंगे तो इसीलिए आई थिंक द गवर्नमेंट
कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि ये रिलीजियस फ्रीडम के अंदर इसी तरह आता है कि अगर आप इसको करेंगे तो फिर आप कुछ सारे चर्चेस के डोनेशंस हैं वो भी करने पड़ेंगे, फिर जो इनका टैक्स फ्री, यानी अब इस्लाम, मेन स्ट्रीम इस्लाम में भी आपको जन्नत का, दोजख का एक तो इंडोक्ट्रिनेशन होती है। फेयर इनफ, आप उसके अंदर कह सकते हैं कि पैसों का एलिमेंट उस तरह नहीं है कि एक सेंट्रल बॉडी नहीं है जो आपसे पैसे खींच रही है। लेकिन इन दिस केस मैं बट इट्स आपको वेरी करेक्ट कर सिमिलर दूं, टू। जी। मैं आपको करेक्ट कर दूं, जी। जी। यही तो ये सिस्टम का कमाल है। अरे ये सिस्टम में बहुत कमाल है। हम्म। ये ये प्लेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप नहीं है, ये एक खुफिया ऑर्गेनाइजेशन है। प्लेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप में क्या होता है? चर्च होता है, मस्जिद होती है, मंदिर होता है, और वो खुला, उसके दरवाजे खुले होते हैं, है ना? और वो जो आप कह रहे हैं कि अगर हमने, गवर्नमेंट ने हाथ डाला उनके ऊपर, तो जो है कि बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और इसीलिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि लोगों की आस्था, उनका ईमान उसके ऊपर टिका हुआ है, और वो एक इलेक्शन इशू भी बन सकता है। हम्म। तो गवर्नमेंट उन पे हाथ डालने से बहुत डरती है, चर्च के ऊपर, ठीक है? लेकिन ये चर्च नहीं है। और यही तो मैं बोल रहा हूँ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को और अमेरिकन गवर्नमेंट को, कि ये जो आप समझ रहे हो ना, आप अजम्पशन कर रहे हो कि ये इस्लामिक है, ये इस्लामिक नहीं है ना। और न तो ये रिलीजियस है, और न तो ये चैरिटेबल है। ये सिर्फ एक स्कैम है, जैसे कोई ऑर्डिनरी बंदा स्कैम चलाता है, कोई बट पिरामिड स्कीम हाउ इज चलाता है। दैट डिफरेंट? लेकिन ये डिफरेंट कैसे है बाकी रिलीजन से? हाँ, ये अच्छा सवाल है। ये डिफरेंट इसलिए है कि वो रिलीजन ही नहीं है। देखो मैं आपको हाउ? मिसाल देता हूँ कि कैसे है, कि डिफरेंट कैसे है। बॉटम लाइन ये है कि वो मजहबी नहीं है, क्योंकि अब हम इस्लाम की बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। अब मुसलमान होने के लिए फंडामेंटल रिक्वायरमेंट क्या है, हारिस भाई? वो तो वो तो डिसाइड लोगों ने खुद ही किया हुआ ना, उसकी इंटरप्रिटेशन तो कोई कुछ भी बना सकता है, जैसे एक अल्लाह, एक नहीं नहीं, नबी मोहम्मद हाँ, है, उसके आखिरी नबी हैं। ये लेकिन ये कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ ना। ये तो एक नहीं एग्रीड जो, अपॉन अकीदा है ना। जी जी उसी तरह जी जिस तरह अहमदी लोग जो हैं वो उन्होंने अपनी मुसलमान होने की डेफिनेशन अलहदा रखी हुई है। सो जी जो जी। रिलीजन के जो डिफरेंट सेक्ट्स होते हैं, इतनी फ्रीडम उनके पास होती है कि वो किसी चीज को भी तोड़ मरोड़ के कुछ भी बना ले। नहीं नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि हर बंदा अपने हिसाब से उसको देखता है। लेकिन अगर आप दुनिया के 99% मुसलमानों को पूछोगे कि आपका अकीदा क्या है, तो वो कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो ये बोलेगा, अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह नहीं है ना? या बट अल्लाह यू के कैन। सिवा कोई अल्लाह नहीं है। हाँ, हाँ, अगर, वो मेन स्ट्रीम पॉपुलर व्यू है ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मज़ाहिब जो हैं वो अपने आप को कुछ भी कह सकते हैं, और अपने लिए कोई भी सुपरनैचुरल क्लेम उसको मल के कह सकते हैं, ये हमारा अकीदा, ये क्लेम है, ये हमारा अकीदा है, एंड वी कॉल आवरसेल्व्स। हम अपने आप को मुसलमान कहें, हम अपने आप को आगा खानी कहें, जो मर्जी कहें, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे क्रिश्चियनिटी अमेरिका में, मोमनिज्म, यू हैव सो मेनी डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी के बहुत सारे क्रिश्चियंस कहते हैं ये दिस इज नॉट ट्रू क्रिश्चियनिटी, सही बात। क्रिश्चियन। सो देखो, हर इसको बंदे, आप हम अलहदा कैसे करेंगे? मजहब से कैसे अलहदा करें? नहीं, उसमें होता क्या है, अलहदा, अलहदा और साथ, आपको ये देखना, ये समझना पड़ेगा। आपका व्यू जो है वो एक एक इस्लाम के दायरे से बाहर एक सेक्युलर व्यू है। आप वो व्यू पॉइंट से इस मसले को देख रहे हो। मैं जो बात कर रहा हूँ वो इस्लाम का जो फोल्ड है, वो फोल्ड के अंदर जो है एक चीज है, उसका नाम है कुरान शरीफ। कुरान शरीफ में ये लिखा है कि शिर्क जो है, मेरे साथ, अल्लाह ये कहता है कि मेरे साथ किसी को आप शरीक नहीं कर सकते हो। हम्म। बॉटम लाइन, खत्म हो गई बात। ओके, इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं है। अब इस्माइली पे आते हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है? और इसीलिए मुसलमान जो है वो किसी को अल्लाह के साथ शरीक नहीं करते हैं। ओके, कम से कम वो ये मानते हैं, ठीक है? अब उन्होंने अगर किसी दरगाह पे जाके सर झुका दिया, तो किसी इंटरप्रिटेशन की तहत वो भी शिरक हो गया। हम्म। वो हम्म। इंटरप्रिटेशन की बात है। लेकिन मैं मेन स्ट्रीम व्यू की बात कर रहा हूँ कि एक अग्रीमेंट है
कि अल्लाह कुरान शरीफ में ये कहता है कि मुझे किसी से कंपेयर करना नहीं, मैंने न तो जन्म दिया है, न तो जन्म लिया है। ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम इस्माइली का ये आ जाता है कि वो आगा खान साहब जो है वो अल्लाह बन जाते हैं, और जैसे ही वो अल्लाह बन गए तो वो इस्लामिक व्यू पॉइंट से, कुरानिक व्यू पॉइंट से वो इस्लाम के फोल्ड के बाहर हो गए, है ना? तो ये एक इश्यू है। दूसरा, हाँ बोलिए, आप अगेन बोलिए। आपने खुद ही बताया कि अब जो बहुत सारे लोग जो हैं जो दरगाह पे जाके सर मारते हैं, माथा टेकते हैं, दुआएं करते हैं बुजुर्गों से, जो अहले हदीस हैं, जो ज्यादा हार्डकोर वहाबी हैं, वो कहते हैं कि ये शिर्क के जुमरे में आता है। सो अगेन इट इज एन बिल्कुल। इशू ऑफ इंटरप्रिटेशन। और हाँ, आई एम श्योर कि जो आगा खान है उनकी भी कोई इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन होगी। वो क्या कहते हैं, वो आप मुझे बताएं कि वो क्या कहते हैं। लेट्स सी कि इसके अंदर कोई होल है या नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं 4 साल से यही सवाल पूछ रहा हूँ कि भाई, आप जो है कि आइए मेरे चैनल पे, और आप जो ये आगा खान की परस्तिश करते हैं, इसमें आपका इंटरप्रिटेशन क्या है? शायद मैं गलत हूँ, लेकिन वो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि वो बाहर जैसे आए तो उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, कादियानी वाला हाल हो जाएगा। क्योंकि कादियानी जो करते हैं और आगा खानी जो करते हैं, उसके अंदर जमीन और आसमान का फर्क है। जमीन और आसमान का। कादियानी में क्या है, एकदम सिंपल है कि वो दूसरे मुसलमान की तरह मुसलमान है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ गया कि गुलाम अहमद साहब ने ये कह दिया कि भाई मैं रसूल के बाद रसूल। तो ये बर्दाश्त नहीं हुआ हमारे मुसलमान भाइयों को। हम्म। लेकिन मुसलमान भाइयों को हज़रत ये मोहम्मद के समझ बारे में नहीं ज़्यादा आता। टची हैं। हमारे मुसलमान भाई रसूलुल्लाह के एग्जैक्टली, मुकाबले में ज़्यादा टची हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुसलमान भाइयों को मोहम्मद साहब जो है वो कहीं ज्यादा है बड़े, अल्लाह से ज्यादा। अल्लाह कुछ भी नहीं है। आप अल्लाह को कुछ भी बोल लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर अगर आपने मोहम्मद साहब के बारे में कुछ बोल दिया तो सर तन से जुदा हो जाएगा। तो ये हिपोक्रेसी जो है हमारे मुसलमान कम्युनिटी में, ये इतनी बड़ी, और ये हिपोक्रेसी की वजह से आगा खान साहब आज टिके हुए हैं। लेकिन चलो, मुसलमान तो कुछ नहीं करेगा, उसको कुरान से मेरे ख्याल में कोई लेना देना नहीं है मुसलमान का। पहले जब मैंने शुरू किया था मैं बहुत ही नादान था। मुझे ऐसा लगा था कि मुसलमान का मतलब ये होता है कि कुरान को मानने वाला। लेकिन ये 4 सालों में जो मैंने उनसे बातें की, मुसलमानों से, मौलाना से, मस्जिदों में, और शेख साहब से, तो उन्होंने जो मुनाफिकत दिखाई मुझे, कुरान का इनडिफरेंस दिखाया मुझे, वो इतना शर्मनाक है कि मुझे उसकी बात भी नहीं करनी है। हुँ। ठीक है। कि आपने कादियानी को निकाल दिया क्योंकि रसूल आ गया या खुदा आ गया, वो कुछ नहीं। मैं ये सवाल आपके चैनल के जरिए से पूरी मुस्लिम उम्मा को पूछ रहा हूं, मुझे ये बात का जवाब दीजिए। कादियानी ने एक दूसरा रसूल पैदा कर दिया, तो उसको आपने जैसी की तैसी कर डाली, उसको प्रोसिक्यूट किया, उसको मारा, काटा, नाद बार कर दिया, नॉन मुस्लिम करार दे दिया। और आगा खानी जो है वो आपके अल्लाह को भगवान विष्णु बनाता है, आपके अल्लाह को आगा खान बनाता है, कि जो अडल्ट्री में पकड़ा जाता है 2 दफा, आपको वो नजर नहीं आता है? आप उसको फूलों के हार पहनाते हो। अ, या लुक आई तो यानी आप चाहते हैं कि जिस तरह अहमदियों की तकफ़ीर की है मुसलमानों ने, उसी तरह आगा खानियों की भी तकफ़ीर होनी चाहिए। नहीं, नहीं, मैं ये कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि कादियानी का भी अपने इंटरप्रिटेशन को मानने का इतना ही हक है जितना आगा खानी को है, और जितना हुँ, दूसरे मेन स्ट्रीम मुसलमान को है। हुँ, हर इंसान को अपने हिसाब से मजहब को फॉलो करने का हक है। हुँ, अगर आपके इंटरप्रिटेशन से वो फिट नहीं बैठ रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। ओके, सबको सबको फ्रीडम दो। यस। आपने क्यों निकाला कादियानी को? अगर उसको, मैं ये कहता हूं कि आप अगर इतने कंजर्वेटिव हो कि आपने कादियानी को निकाला, तो आगा खानी को क्यों छोड़ा?
और अगर आप इतने जेनरस हो तो फिर दोनों को रखो। और मैं तो इंक्लूसिविटी की बात कर रहा हूँ कि उसको भी इंक्लूड करो, आगा खानी को भी इंक्लूड करो। मेरा ये मैसेज है मुसलमान को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुसलमान क्या कर रहा है कि एक हिपोक्रेसी है। अब ये हिपोक्रेसी पॉलिटिक्स में से निकली। नहीं तो लेकिन कहाँ वो से कैसे निकली? करेंगे? नहीं लेकिन आप जो कह रहे हैं वो कैसे करेंगे? यानी क्या कोई बड़ा मौलवी आके कोई टीवी पे स्टेटमेंट दे के देखें जी आगा खानी भी अहमदियों की तरह ही हैं, या वो क्या कर क्या सकता कोई? बल्कि इसके ऊपर तो अगर कोई बात करेगा तो उतनी फिर जिस तरह अहमदियों की परसिक्यूशन होती है उस तरह आगा खानियों की भी परसिक्यूशन होगी इस तरह। तो इसका मुझे देखो, मकसद नहीं समझ आया। आपका आपका सवाल ये है कि अगर मेरी बात कोई मुस्लिम लीडर सुन रहा है, तो आप ये सवाल कर रहे हैं कि वो करे तो क्या करे, है ना? हाँ, नहीं जो देखो, हाँ, जी, जी। इसका जवाब देता हूँ, इसी का जवाब देता हूँ। मान लीजिए कि मेरी और आपकी अच्छी दोस्ती है, और या सॉरी, मेरी आपकी नहीं, एक बंदे की और दूसरे बंदे की बहुत अच्छी दोस्ती है। हुँ, और एक बंदा दूसरे बंदे को उसके मुंह पर उसकी माँ को गाली दे दे, गंदी वाली। तो दूसरा बंदा क्या करेगा रिएक्शन में? अगर किसी की माँ को कोई गाली देगा तो क्या करेगा वो? वो भी पलट के हो वो सकता है गाली दे दे। क्या कर दे? वो भी हो सकता है पलट के गाली दे दे। वो भी पलट के गाली दे दे। या हुँ, फिर अगर गाली नहीं दिया तो कम से कम प्रोटेस्ट तो करेगा कि नहीं करेगा? कि हुँ। भाई देख, मेरी माँ को क्यों गाली दे रहा है? करेगा कि नहीं करेगा? मुसलमान को सिर्फ मैं कह रहा हूं कि इतना ही कर, कि तुझे प्रोटेस्ट उसको करें, मारने हैं, कि प्रोटेस्ट करें। कि कम से कम एक प्रोटेस्ट तो रजिस्टर कर दे। आपको पता है ना ऐसे होता नहीं है ना, क्या आपको क्या लगता है कि 2 अरब मुसलमान जो हैं वो आके क्या कहेंगे? देखें हम प्रोटेस्ट करते हैं उनमें से कई लोग आपको पता है मारने के लिए भी निकलेंगे। आप मुझे इस मेरा आप मुद्दा समझे। मैं इनको ये जो आगा खानी स्कैम है, आई एम फ्री टू कॉल इट अ स्कैम। जो मैं नहीं देख पा रहा वो ये कि ये स्कैम बाकी स्कैम से कैसे डिफरेंट है। हर एक ने अपनी दुकान चमकाई हुई है और वो लोग अपनी मर्जी से पैसे दे रहे हैं, वो खुद एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। उसी तरह जैसे मेरे नजदीक वो भी बंदा उतना ही बेवकूफ है जो सुबह उठ के 5 दफा नमाजें पढ़ने चला जाता है मस्जिद में अपना सारा काम बांध छोड़ के। अब, मेरी नजर में वो भी एक तरीके की एक्सप्लॉइटेशन ही है। ओके, माइट नॉट बी फाइनेंशियल, लेकिन हो सकता है चंदे भी देते हो। सो ये तो पूरा मजहब, जो एक मजहब इटसेल्फ है, पूरे एक इंस्टीट्यूट है, ये तो उसकी एक खामी है। बिल्कुल है। देखो, बात ये होती है कि अगर एक चीज आप गलत देखते हो तो एज अ ह्यूमन बीइंग ये आपका फर्ज होता है कि आप अवेयरनेस क्रिएट करें। और वो हम्म। जो रॉन्ग डूअर है उसको आप जाकर हाथ जोड़कर आप उसको रिक्वेस्ट करें कि भाई ये गरीब को मत लूट। आप हाथ जोड़कर। और वही काम मैं कर रहा हूँ। और वही काम मैं कहता हूँ कि मुसलमान कम्युनिटी भी करे और कम्युनिटी एट लार्ज भी करे। कि भाई आपको नहीं आप लगता क्यों? आपको नहीं हाँ, लगता बेहतर अप्रोच ये होगी कि जैसे हम लोग मोस्टली जो एक्स मुस्लिम्स हैं, वो हम मौलवियों को तो नहीं कहते कि यार अब अपने लोगों से को इन बेवकूफ़ों वाली बातों पे ना लगाओ। हाँ, वो मज़ाकिया या एक तरीके की वो भी हो ही जाती है। लेकिन असल जो मकसद होता है, जो हम बड़े अरसे से वीडियोज़ बनाते चले जा रहे हैं, वो ये है कि जो मुसलमान है, वो खुद ही अवेयर होके इस काम से अलहदा हो जाए, अपनी ज़िंदगी को बचा ले। तो आपको नहीं लगता कि उसी तरह आपकी जो ज़्यादा कोशिश है, आई एम श्योर कि होगी भी, कि जो इस कल्ट के विक्टिम्स हैं, जो इस कल्ट के अंदर रहते हैं और अपने हाथ से घर में भूख है और 20% एक अय्याश आदमी को दे रहे हैं, दोज आर द पीपल हु शुड वॉलंटरली लीव दिस कल्ट एंड लिव ए मोर जॉयफुल प्लेजरेबल लाइफ। क्योंकि असल डिसीजन उन्हीं के पास है। अगर कोई अपने मुंह से अपने हाथ से पैसे देना चाहता है किसी को, हम कैसे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। इसका इसका जवाब ये है कि अवेयरनेस क्रिएट करना है। जैसे आप एक्स मुस्लिम मूवमेंट है आपका, है ना? उसमें आप अवेयरनेस क्रिएट करते हो आपके चैनल के जरिए से। इसी तरह से मेरा भी अवेयरनेस कैंपेन है कि जहां पर जितनी हो सके इंटरनेट के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से मैं लोगों की आंखें खोलूं, और खोल दी है मैंने। क्योंकि हम्म। काफी लोगों को
काफ़ी फ़ोन कॉल्स आए, काफ़ी हज़ारों ईमेल्स आए कि भाई आपकी वजह से हमारी आँखें खुल गई, अब हम पैसे नहीं देंगे। गुड। तो ये मेरी ऑनगोइंग स्ट्रगल है। यस। अब 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 सक्सेस तो मिली, ठीक है, ये 4 सालों में। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ मालूम है? कि आगा खान सिस्टम में एक रिफ़ॉर्म हो, कि भाई आपको अगर आप जो भी आपका सिस्टम है, स्कैम है, एक सोशल क्लब है या जो भी है, आपको जो करना है आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आप क्या करो कि एक ऐसा सिस्टम बनाओ कि जहाँ पर अमीर आदमी जो है वो गरीब को पैसे दे दे। और जहाँ तक आपकी सोशलाइज़िंग का सवाल है, क्योंकि आपको मालूम है कि नहीं पता नहीं हारिस भाई, कि जमात खाना कोई प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं है, ये एक डिस्को क्लब है। ये मालूम है आपको? तो मुझे नहीं पता, साउंड्स लाइक फन। मुझे मेरा आगा खान जॉइन कर लेना चाहिए, लेकिन पैसे देने करना चाहिए वाक़ई। पड़ेंगे। मैंने तो अपने वीडियोज़ में नहीं, ईमान से यार, आप भी चलो, मैं भी चलता हूँ, ठीक है? और वहाँ और और कम से कम आगा खानी के बारे में ये मशहूर है, वो गले-गुले नहीं काटते। इ इ इ नहीं, इन्होंने काटे हैं। ये अच्छा? बहुत बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। ये अच्छा। कहानी कभी और करेंगे। अभी अभी के ज़माने में ठंडे बैठे हुए हैं। तो रहते जो बाहर के लेकिन मुल्कों में, अब अब इधर पकड़े जाएँगे नहीं तो। नहीं, 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 वो आप कहते हैं ना कि जब मुसलमान मेजॉरिटी में आ जाते हैं, हाँ, तब वो फिर तब जो है कि वो काटना शुरू करते हैं। हाँ, अभी ये जो शुरू है में कि मासूम ठंडे बने रहते हैं, शुरू इसलिए में भीगी बल्ली बाद में शेर बन जाते हैं। शे एक इंग्लिश में एक वर्ड है, आपको मालूम है, असैसिन। हुँ। असैसिन आपको मालूम है क इसका इसका इसको अफ़गानिस्तान से हुआ जन्म था, एक किसने दिया? कबीला था। या अफ़गानिस्तान नहीं, से हुआ। नहीं, 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 नहीं। ये शाशिन, असैसिन एक का ट्राइब था जो अलेक्जेंडर द ग्रेट के ऊपर था और अ उस अ उन्होंने अ वहाँ से well अ एक्चुअली अ दैट इज़ द एक्सेप्टेड स्टोरी। आई डोंट नो आपकी स्टोरी क्या है, लेकिन ये आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। शाशिन एक कबीला नहीं, था नहीं, नहीं। अफ़गानिस्तान में। नहीं, 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 नहीं। इसकी कहानी मैं आपको मुख्तसरन सुनाता हूँ और वो भी रेफ़रेंस के साथ दूँगा आपको। हुँ, ये असैसिन जो वर्ड निकला है, ये आगा खानियों की नस्लों में से निकला है और ये बात है ईरान की। एक आदमी था, उसका नाम है हसन बिन सब्बा। हसन बिन सब्बा जो है, वो इस्माइलियों का लीडर था, इमाम नहीं शाशिन। था, लीडर था। अब इसने क्या किया कि ईरान में सर्वाइव होने के लिए ये भागे थे, कैरो से भागे थे। कैरो में कत्लो गारत हो गया था इनका, तो ये कैरो कैरो से भागे, ईरान में जाके इन्होंने रिफ्यूज लिया। ओके, अब हसन बिन सब्बा इनका लीडर था। अब जो ईरान के अंदर जो शाह था, सुल्तान था, राइट, उसका नाम था सेल्जुक, सेल्जुक सुल्तान। सेल्जुक सुल्तान के दौर में ये हसन सब्बा ईरान में आया और सेल्जुक सुल्तान सुन्नी था, ये शिया था और शिया में भी वो था, काफिर था। अब वहाँ सर्वाइव करने के लिए इसने एक आर्मी बनाई जिसका नाम रखा ये फिदाइन। फिदा फिदाइन आपको मालूम है कि जो एक दूसरे पे फिदा हो जाता है। फिदा हो जाते हैं आप। हाँ, वो मर जाता है, अपनी जान दे देता है। तो ये फिदाइन क्या करते थे कि बाजार में जाकर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कत्ल कर देते थे, जो सुसाइड बॉम्बिंग की बात है ना, इसी हुँ, तरह से वो तलवार लेके गला काट देते थे। तो उनका इतना खौफनाक नाम हो गया, तो अब लोग सोचने लगे कि यार इनमें इतनी हिम्मत आती कहाँ से है? तो अफ़वाह ये फैली पूरी दुनिया में कि ये हशीश पीते हैं। यस, तो उनको हशाशिन, हशीश उसको से कहा निकला था गया वो, यस। उसको कहा गया हशीशीन। हुँ, और ये हशीशीन जो लफ्ज़ है, ये वेस्ट में जाते-जाते असैसिन बन गया। हुँ, तो असैसिन निकला है हशीशीन से और हशीशीन निकला है हसन सब्बा के आदमी से और वो हसन सब्बा इस्माइली। तो ये हशीशीन जो है, ये इनको फिदाई कहते हैं और आज भी जमात खाने के दरवाज़ों के पीछे ये फिदाइयों की मजलिस होती है, जिसका मैं मुखी था। ओह! ओके। तो सो ये जो आप जो सुनते हो और पूरी दुनिया जो सुनती है, जो अजम्पशंस बनते हैं, वो बाहर की दुनिया में से बनते हैं।
वो अंदर की दुनिया में क्या होता है आपको कुछ भी नहीं मालूम है। तो ये उसी तरह जिस बातें तरह हैं। या उसी तरह हाँ, जिस तरह ये इट साउंड्स वेरी सिमिलर टू साइंटोलॉजी, द चर्च ऑफ साइंटोलॉजी। um, फ़र्क but है, yeah, फ़र्क है, फ़र्क है। मैं आपको बताता हूँ फ़र्क है। फ़र्क ये है, साइंटोलॉजी में आप मुझे बताइए, एक बंदा कितने तरीके से पैसे लेता है उसके लीडर को? I think उनकी भी मेंबरशिप वगैरह है, वो आई थिंक दे आल्सो हैव टू मेक पेमेंट्स, और वो कितनी? भी आई आई डोंट नो, मुझे ये नहीं पता कितनी है, लेकिन उनका भी जो पेमेंट सिस्टम है जो चर्च को रन करने का, वो अपने फॉलोअर्स से ही इकट्ठा करते हैं ना वो सारे। इस्माइलियों में 300 तरीके हैं। कितने तरीके? 300। आप हाँ, इट्स आप हाँ, तो तक अगर उनका लुक अगेन, द पॉइंट इज कि वो लोगों से, अपने लोगों से पैसे निकालते हैं डिफरेंट तरीके से, या क्रिएटिव हैं, या अगर उनका स्कैम का सिस्टम ज्यादा अच्छा है। हाँ, पॉइंट ये है कि वो दे आर सेलिंग यू अ मिथोलॉजी एंड दे सेलिंग यू हेवन, वो आपको एक जन्नत बेच रहे हैं और अपना पैसा कमा रहे हैं। दिस इज वेरी सिमिलर टू सो मेनी कल्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। अब नहीं उनके अगर मैं एक के तरीके जवाब 500 हैं, एक के दो हैं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। नहीं, नहीं, आपकी वो बात बिल्कुल सही है। मैं तो आपके सवाल का जवाब दे रहा था हम्म। कि साइंटोलॉजी से ये कैसे फर्क है। मैं उसका जवाब दे रहा था कि ये जो क्रिएटिविटी है और जो डिसेप्शन है और हर पैसे के पीछे जो उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है लोगों को, वो अनमैच्ड है। साइंटोलॉजी कुछ नहीं है उसके सामने। हाँ, आपकी बात को मैं समझ गया कि वो भी स्कैम है, ये भी स्कैम है यार। उसने भी बेवकूफ बनाया, इसने भी बेवकूफ बनाया, लेकिन इसकी जो क्रिएटिविटी है वो अनमैच्ड है। ये फर्क है दोनों में। क्या इनको थोड़े से नंबर ज्यादा दे देते हैं? हाँ, आई इसको डाउट नंबर इट, दे, क्या। उसको उसको 6 नंबर दे दो, इसको 10.5 दे दो। तो ये यानी इन्होंने ज्यादा उल्लू बनाया हुआ है, दैट्स योर अरे आर्गुमेंट, ऐसा, ओके वेल। और किसको बनाया? पीएचडी स्टूडेंट्स को, पीएचडी लोगों को। हाँ, वो तो पीएचडी मैंने आपको शुरू में बताया कि बड़े बड़े, मैंने तो सुना बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े पीएचडी लोग, वो भी मजहब के चक्कर में सबके बर्बाद हो जाते हैं। तो मैं कहता हूँ अगर आपने बर्बाद ही होना है किसी अच्छे ज्यादा मजे वाले काम में, आप लेकिन आपको लुटे। आपको डिस्को वाली आइडिया अच्छी लगी ना? हाँ, वो मुझे आइडिया वाकई अच्छा लगा। मैं जरा देखता हूँ यहाँ पे मेलबर्न में है इनका है। सेंटर। मैं आपको अच्छा। एड्रेस एड्रेस टैक्स करता हूँ मैं आपको। मैं लेकिन चले मैं प्रॉब्लम ये है कि आपको जाने नहीं देंगे। अच्छा, वो हल को वो कोई बैच शैत नहीं लेते पहले? हैं? बैच शैत नहीं लेते कोई, कि मेंबरशिप फी मैं भी दे देता हूँ, मेंबरशिप फी 1 महीने नहीं ना, की। नहीं ना, आपको इस्माइली बनना पड़ेगा और इस्माइली साइन अप। बनाएँगे नहीं आपको। क्यों साइन अप नहीं कर सकते हम? स्माइली नहीं हैं? कोई नहीं अगर कर अगर कोई सकते, स्माइली बनना चाहे तो क्या वो बाय बर्थ नहीं ही कर सकते, चलता? नहीं कर सकते। नहीं तो वो अपनी प्रोस्टेटाइजेशन नहीं करते, वो चाहते नहीं कि फैले वो। ना, तो वो वो आगे कैसे जाते हैं? बस बच्चों जो पैदा हो जाए स्माइली घर में वही स्माइली आगे रहता है, वही बाहर होता से है, वही कन्वर्ट नहीं होता करते? है, वही होता ओह! है। नहीं, बड़ा इंक्लूसिव है, एक यानी एक्सेप्शन एक्सक्लूसिव है, सॉरी। एक एक्सेप्शन है शादी कि हो जाए। अगर मान लो कि आपने किसी इस्माइली से शादी कर ली, हुँ, लेकिन वो भी गारंटी नहीं है। आपको जो टेस्ट है वेस्ट कि होना पड़ेगा। हाँ जी? उससे पहले कोई लॉयल्टी टेस्ट वगैरह होगा? हाँ, तो इतनी सिक्रेटिव ऑर्गेनाइज़ेशन है ये कि हुँ, आपको वो अभी अभी जो मेरे कैंपेन के बाद और दूसरे 2-3 लोग भी काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनके कैंपेन के बाद जो है कि उनकी पूरी पोल खुल गई है, पूरा एक्सपोज़ हो चुका है। अब लोग जो है पैसे देना बंद कर रहे हैं। दैट्स गुड, दैट्स वेरी ओके, गुड। लोग लोग तकरीबन 400 मिलियन का नुकसान हुआ पर एनम का। उनकी उनकी टेकिंग जो है डॉलर्स? 1, हाँ, डॉलर, नहीं, अमेरिकन इतना डॉलर। कैसे हो सकता है? इतना कैसे हो सकता कैसे है? हो सक कैसे हो सकता है? इतने तो मैं बताऊँ इस्माइली आपको कैसे हो इतने इस्माइली तो दुनिया में होंगे ही नहीं, कि वो 400 मिलियन तो एक मुल्क की, छोटे मुल्क की इकोनॉमी है। 15 बिलियन डॉलर की टेकिंग है। देखो, इस मैं तरह तो आपको दुनिया के समझाता सबसे हूँ। अमीर आदमी, इस तरह के ही वुड बी इन द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ टॉप हाँ, 100 मैन। हाँ, तो है ना। तुमने सुना नहीं? फोर्ब्स में तो आ, कभी नाम नहीं आया आप तो इसका, है? आपने आगा खान आप टाइप तो करो गूगल पे, आपको पता चलेगा कि वो है कौन। आगा खान जो है, उसकी वेल्थ के बारे में बताऊं आपको सुनने वालों को। जी, जी। एक यॉट है, वो 250 मिलियन पाउंड की एक यॉट है सिर्फ।
कितनी? 215 उसके मिलियन पाउंड, ओके। या। हेलीकॉप्टर्स, जेट्स, दुनिया में बहामास आइलैंड उसका है। दुनिया में एयरलाइन की बिजनेसेस हैं, इतने सरीना होटल्स है, 5 स्टार, 7 स्टार्स। आप हाँ, सही कह रहे लोग हैं। ये कहते हैं कि 13 बिलियन का मालिक है, लेकिन या। मैं कहता हूं कि 13 बिलियन जो उन्होंने दिया है ना, वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये आगा खानी टोटल दुनिया में कितने होंगे? 1 मिलियन। यानी 1 मिलियन से उसने इतना खून निचोड़ लिया। या यू राइट कि वैनिटी फेयर में उसकी एस्टिमेट फॉर्च्यून का 1 बिलियन लगाया। टाइम्स ने 2025 में, अभी बल्कि फरवरी 2025 में टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि इसकी इस्टेट की वैल्यू 13 बिलियन है। आई मीन दिस इज क्वाइट लेकिन रिमार्केबल, अच्छा लेकिन खासा ह- स्कैम है। हकीकत तो ये है कि फोर्ब्स को भी नहीं मालूम है हाँ, फिर वो ये एस्टिमेट ही चीज। लगाते हैं। यस। वो देखो, एक बंदा 1 बिलियन बोलता है, उसके पास क्या बेसिस है? कुछ भी नहीं है। वो स्टेट फोर्ब्स को वो 13 बिलियन। लगाते हैं आपका कि आपकी प्रॉपर्टी लिस्टेड कितनी है। यू राइट कि इनकी तो ऑफशोर कंपनीज वगैरह भी बड़ी होती हैं, वो तो पता ही नहीं लगता उनका। देखो, ये किसी को भी नहीं मालूम है, आगा खान को भी नहीं मालूम है कि उसके पास कितने पैसे हैं। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि जो जमात खानों में से 1 बिलियन का, अगर 1 मिलियन उसकी फॉलोइंग है ना, तो 1 बिलियन का उसकी उसकी इनकम है। अब वो 1 बिलियन जो है ना, वो 1 बिलियन अनअकाउंटेड है, अनरिपोर्टेड है, और वो लॉन्डर होते हैं सीधा उसके स्विस बैंक में। राइट। जमात खाने की जितनी प्रॉपर्टीज है, वो सारे पैसे, वो प्रॉपर्टीज सारी जो है दुनिया भर में, वो लोग आगा खान के नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं टाइटल को। और आगा खान उसको, उसका जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटेबल नहीं, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, उसको वो बेच देता है और उसको कैश आउट कर लेता है। उसके पेपर वर्क मेरे पास है ओह कि वाह। किस तरह जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, जमात पैसे निकालती है। वो 20% तो अलग है। ये तो सिर्फ जमात खाना बनाने के लिए जो चंदा इकट्ठा होता है, जमात खाना बन गया। अब वो क्या करेंगे कि वो ट्रांसफर करेंगे टाइटल आगा खान को, क्योंकि वो गिफ्ट देते हैं आगा खान को, है ना। आगा खान को गिफ्ट दे दिया, आगा खान ने अपने ह्यूमैनिटेरियन को भेज दिया, आगा खान फाउंडेशन को, और वहां से उसने कैश निकाल लिया। हम्म। चलो, ये तो अगेन मुझे वो कुरान की आयतें याद आ रही, सूरह अनफाल की, जहाँ पे हजरत मोहम्मद ने भी 20% रख लिया था अपने लिए और अल्लाह के लिए माल गनीमत में। तो इतना तो तो ये हक है ना, बनता है। तो इतना तो तो ये हक हमारे, बनता है हाँ, ना। इतना तो बनता है यार। चले चले, बड़ा अच्छा लगा सलीम भाई आपकी ये बातें सुन के। आई थिंक आई एम श्योर देयर इज अ लॉट मोर टू डिस्कस एज वेल एंड और अभी तो हमने खाली टिप ऑफ द आइसबर्ग को कवर किया है। हाँ हाँ, अगर आपके पास जब भी वक्त हो, तो मुझे एब्सोल्युटली। टेक्स्ट टेक्स्ट कर जी देना। और जी जी। और और मुझे मुझे आपके मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे ये मुद्दा बहुत ही मेरे दिल के करीब है। एक तो ये कि गरीबों को क्यों लूट रहा है, हम्म। और दूसरा ये है कि ये कादियानियों पे इतना जुल्म क्यों, उन नहीं, पे लेकिन जुल्म। वो पॉइंट मेरा आपका समझ नहीं आया, क्योंकि मैं उसमें वो, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं होगा कि मुसलमान कादियानियों पे, सॉरी, अहमदियों पे जुल्म करना कम कर देंगे। वो क्या, वो इनके ऊपर भी करना नहीं शुरू कर देंगे। नहीं नहीं वो नहीं ये नहीं नहीं करेंगे। नहीं। आप मेरी बात को समझे नहीं। मैं मुझे पता आपकी कि बात आप ये नहीं चाहते, मुझे पता है आप ये आपकी नहीं बात में चाहते। आपकी बात मुझे मैं समझ गया। आपकी बात समझ गया कि अगर जो है कि मुस्लिम अवेयर हो गए, तो ऐसा नहीं है कि कादियाने को छोड़ देंगे। हाँ, वही वो काम तो इधर भी डबल रेप्लिकेट। वो तो डबल मारेंगे, कादियानी को भी और इसको भी। हाँ। ठीक है, लेकिन आपने मेरी पॉइंट को मिस कर दिया हारिस भाई। वो क्या? मैं सिर्फ जो है कि एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता हूँ, इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी जो है। आप जिस तरह एक्स मुस्लिम है ना, जी जी। आप क्या कर रहे हो? अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो। तो आप जैसे चैनलों पे ये मुद्दा मैं रखना चाहता हूँ कि मुसलमान आए और हमको जवाब दें इस बात का कि भाई, ये क्या सही है कि गलत है। और अगर अगर आपके नज़दीक सही है, तो फिर सॉरी, अगर अगर कादियानी गलत है, तो फिर आगा खानी कैसे सही हो गया?
वो तो आई नो आप वो इंटेलेक्चुअल बात तो आप ये कर रहे हैं, लेकिन उसका जो मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ, उसका रिजल्ट वही होगा जो चलो इनको इनके साथ उनको भी रगड़ो, और दैट वुडंट बी वो बेहतर नहीं होगा। बट एनीवे, पर आई थिंक इंटेलेक्चुअली आपकी बात साउंड है। और लेकिन हम जो एज हम एक्स मुस्लिम, जो हमारी अप्रोच में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हम टारगेटिंग मेन स्ट्रीम को कर रहे हैं। यानी जो मेन स्ट्रीम, जो सबसे, जो सारों के ऊपर हावी हुआ हुआ है, ये छोटे छोटे बीच में ऑब्वियसली इवन अहमदियों की जमात के अंदर भी, वो आपको याद होगा, वो एक बड़ा मशहूर केस हुआ था, ये भी पिछले साल 2-3 साल पहले की बात है, कि वो औरत सामने आई थी, उसने बताया था किस तरह उसको सेक्सुअली अब्यूज किया गया, और जो उनकी जमात है उन्होंने उसको दबाने की कोशिश की और उसको हरास करते रहे, और वो काफी, मेरा ख्याल दैट हैपेंड इन कनाडा आई थिंक। सो तो हमारी जो अप्रोच है वो उसमें ये है कि मुसलमान, क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी तो कोई है नहीं, कोई मौलवी शोलवी बने हुए अपने अपने उन्होंने फिरके बनाए हुए हैं, लेकिन जब आप मेन स्ट्रीम मुसलमानों की को ही अवेयर कर देते हैं, तो उनमें से ही लोग निकलना शुरू हो जाते हैं। सो आई थिंक अगेन देयर इज नथिंग रॉन्ग विद व्हाटएवर यू आर डूइंग, इट्स एक्चुअली क्वाइट कमेंडेबल। लेकिन इस्माइलियों को ही, यानी असल तो इस्माइली जो आम लोग हैं उनको उठना पड़ेगा, उनको जागना पड़ेगा। बाकी तो हम कुछ नहीं कर सकते, ना रेगुलेशन ला सकते हैं। जब कोई अपने मुंह से पैसा देगा, अपने हाथ से खुशी खुशी से देगा, नो गवर्नमेंट कैन डू एनीथिंग। देयर माइट बी सम एक्सप्लॉयटेशन लॉज, जिनको है, शायद उन जिनमें जिसके अंदर थोड़ी सी न्यू क्लॉजेस शायद ऐड की जा सकती है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि अगर आपको पता चल जाए कि बैंक ने आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, आपको ज्यादा हैवी इंटरेस्ट रेट पे दिया, क्योंकि उन्होंने देख लिया आपकी डेस्परेशन ज्यादा, सो दे कैन बी अ लिटिगेशन ऑन दैट एज वेल। सो आई अंडरस्टैंड योर ओवरऑल पॉइंट, एंड वेल आई वुड से मोर पावर टू यू। और थैंक यू। the- लेकिन yeah, we आपने ये जो लॉ की बात की ना, तो लॉ है, उसका नाम है एंटी मनी एएमएल, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग laundering, एंड टेररिस्ट फंडिंग लेजिस्लेशन। तो इसमें क्या है, इसमें आगा खानी कैप्चर होते हैं, क्योंकि वो जमात खाने का जो कैश पैसा है वो लॉन्डर होता है, और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से नहीं होता है, ये पूरी दुनिया से होता है। ठीक या है। अमेरिका में तो ज्यादा अमीर इस्माइली होंगे, बहुत और यूरोप में भी होंगे। बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए इसीलिए हम अमेरिका में भी काम कर रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया में भी काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि पाकिस्तान तो गवर्नमेंट उसकी जेब में है। जी, चले चले सर, आई थिंक वी हैव टू रैप दिस अप, आई हैव टू गो समवेयर। थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और अपने इस्माइलियों के का जो कल्ट है उसके ऊपर, सॉरी नॉट इस्माइली, सॉरी लेट मी से इट अगेन, आपने जो आगा खानी कल्ट के ऊपर जो बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट। आई होप कि आगा खानी इसको देखेंगे हम, अ, इसको आगा खानी का ही टाइटल देंगे इस वीडियो को, कि आगा खानी इस्लाम क्या है। एंड थैंक यू वेरी मच, अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। ओ आपने बल्कि उससे पहले सलीम ललानी साहब का चैनल। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये पोस्ट कर दीजिए भैया। ये सलीम ललानी आप साहब क्या करो, चैनल है। आप ये गूगल करो सलीम लालानी इंट्रो, नहीं नहीं, जो सलीम पहला ललानी वाला आप है ना। यूट्यूब में आप डालें, आ जाता है आपका। सलीम ललानी आपका नाम डालें यूट्यूब में, आपका चैनल आ जाता है। आई थिंक आपकी बहुत सारी वीडियोस है इसके ऊपर, आपने ऑब्वियसली ये अवैस के साथ भी डिस्कशन पड़ी हुई है, सो दिस इज वेरी गुड। अब तक के लिए इतना ही। अब मुझे इजाजत दीजिए, और सलीम भाई को भी इजाजत दीजिए। साइंस और हाफिज। मैं आपको शुक्रिया कहता हूँ मुझे इनवाइट करने का, और मेरी बात रखने का। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।